हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 31 जुलाई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं, जिसमें से पहला समाचार है केरल का वायनाड ज़िले में एक विनाशकारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें अनुमानतः 150 से लोग मर गए हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, और भी ज़्यादा होने की कई गाँव उसी में, चूँकि कई गाँव उसी में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो इसको समझेंगे कि इसके कारणों के पीछे जानने की करेंगे कि केरल के वायनाड में जो जानलेवा भूस्खलन आया उसके पीछे क्या कारण है। गंभीर कारण है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। दूसरा है हमारे लिए कि लेह के लिए जो उड़ानें जा रही थी वो रद्द कर दी गई हैं। अब पिछले 2-3 दिनों से 4 दिन आज हो गया है, और ये रद्द क्यों की गई हैं? क्योंकि लेह में तापमान सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है, जिसके कारण विमान को लैंड करने और टेक ऑफ करने में दिक्कत हो रही है। तो ये मुद्दा जो है एक तरह से आपके पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है और तकनीकी पहलू से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम आयन के माइनिंग को लेकर निविदा यानी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये एक बार और मार्च में शुरू की गई थी, हालांकि उसमें फिर बाद में कोई नहीं मिला, तो जो टेक्निकल बिड की उसमें सुधार करके भी किया गया, लेकिन कोई उसको लेने वाला नहीं मिला, कोई निवेशक नहीं मिला। ऐसे में ये प्रश्न है कि क्यों नहीं हुआ और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इन्हीं 3 मुद्दों पर बात करेंगे। इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि केरल के वायनाड में जानलेवा भूस्खलन। देखिए, ये कुछ इसी तरह की घटनाओं से पूरा भरा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि केरल में या पश्चिमी घाट में या हिमालय में इस तरह के, हिमालय में तो आते रहते हैं, केरल और पश्चिमी घाट में भी इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं। पिछले यानी 2018 में केरल में विनाशकारी बाढ़ भी आई थी, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 2019 में भी भूस्खलन हुआ था, यानी होता रहता है। लेकिन इस बार वाला जो भूस्खलन है, ये इतना बड़ा भूस्खलन अभी तक संभवतः कई विशेषज्ञों का कहना था कि केरल में नहीं है। तो इसके पीछे के कारणों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं क्यों चर्चा में है। कि केरल के वायनाड जिले में मैप्पड़ी की पहाड़ी इलाके में भारी भूस्खलन के कारण कई गाँव तबाह हो गए हैं, जिसमें कम से कम 144 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा, अधिकारी खुद ही कह रहे हैं कि बढ़ेगा, क्योंकि करीब 200 लोग घायल हैं और कई सारे लोग तो अभी दबे होने की संभावना, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और ये जो भूस्खलन हुआ है ये थोड़ा सा गंभीर और भी हुआ है कि ये रात में हुआ था, यानी सोमवार और मंगलवार की सुबह, यानी भोर का जो जिसे कहते हैं 1 से 3 AM के बीच का ये भूस्खलन है, जिसके कारण आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय सारे लोग, ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सोते हैं, जिसके कारण उनके बचने की भी संभावना है जो भी रहती है वो भी समाप्त हो गई होगी। और इसके पीछे जो कारण देखा जा रहा है, जो बताया जा रहा मोटे तौर पर, कि अत्यधिक भारी वर्षा हुई है और ये क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील या नाजुक परिस्थितियां हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगातार बढ़ती जनसंख्या और कृषि, और खासतौर से बागानी कृषि आदि का बढ़ता बल। और उसमें से एक और जुड़ी है कि ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। इसको लेकर 2011 में माधव गाडगिल पैनल बना था, जिसने पश्चिमी क्षेत्र को रेगुलेट करने का काम किया था। लेकिन 2011 से आज 2024 हो गया है, 11 साल हो गए हैं, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आइए ज़रा समझते हैं कि इसमें जो कारण है। सबसे पहला कारण जो त्वरित दिखाई दे रहा है कि केरल में अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है, और ये भारी वर्षा हो रही है, ये परिस्थितियां नई बन रही है। यानी जिस तरह की वर्षा वैसे भी केरल में अच्छी खासी होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे, लेकिन अब और ज़्यादा वहाँ पे कन्वेंशनल या संवहनी वर्षा की परिस्थितियाँ बन रही है, क्योंकि अरब सागर गर्म हो रहा है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं, पहले ज़रा सा मौसम विज्ञान के, भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों को देखने की। इस बार क्या हुआ है कि सोमवार और मंगलवार की सुबह के बीच 24 घंटों में वायनाड जिले में 140 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है, और ये वहाँ पे जो सामान्य उम्मीद होती है उससे 4 गुना ज़्यादा वर्षा हो गई है। ठीक है, और कई इलाकों में तो इस दौरान 300 मिलीमीटर से अधिक की बारिश हुई है। अब सोचिए, पहाड़ी इलाके पे 300 मिलीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर बारिश हो जाना, और वहाँ की परिस्थितियाँ जब और सारा देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये विनाशकता तो लाता है। और ऐसा नहीं, IMD ने प्रेडिक्शन किया भी था, IMD ने प्रेडिक्शन किया था कि भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हो सकता है। और देखिए, इसी तरह का, यानी ये अभी की घटना दिख रही है, लेकिन ऐसा और भी वहाँ परिस्थितियाँ बता रही हैं कि केरल में भारी वर्षा की और सारी परिस्थितियाँ बनी हुई है पिछले कुछ समयों से, और आगे भी बनती रहेंगी। जैसे देखिए,
कोचीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक उन्नत जलवायु रडार अनुसंधान केंद्र है, उसके अनुसार जो है अरब सागर के गर्म होने से गहरे बादल बन रहे हैं, जिससे केरल में थोड़े समय में ही अत्यधिक भारी वर्षा हो रही है और भूस्खलन की संभावना बढ़ जा रही है। जो थोड़े से समय में अत्यधिक वर्षा होती है, इसको संवहनी वर्षा करते हैं, जिसके कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ती है। 2022 में एनपीजी क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस जर्नल में प्रकाशित कई सारे वैज्ञानिकों के एक शोध में पाया गया कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक संवहनीय होती जा रही है। ये नोट करने की बात है कि अधिक कन्वेंशनल रेन हो रहा है, जिसका अर्थ है कि अक्सर एक छोटे से क्षेत्र में तीव्र अर्धकारी वर्षा और गरज के साथ होने वाली आंधियां, यानी छोटे समय में ढेर सारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण अब और भी भौगोलिक परिस्थितियां जब मिल जाती हैं तो वो वहां के भूस्खलन का कारण बन रही। तो एक चीज है कि ये नई परिस्थितियां वहां पे बन रही हैं, दिखाई दे रही। 2021 में भी इसी तरह का एक अध्ययन पाया गया था और उसमें कहा कि जो अध्ययन में कहा गया कि कोंकण क्षेत्र में भारी वर्षा के केंद्रों में एक दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया है, यानी और दक्षिण की तरफ वो क्षेत्र चला गया है, जिसके कारण घातक परिणाम होने की संभावना है। इस अध्ययन में कहा गया है कि वर्षा की तीव्रता में वृद्धि से मानसून के मौसम के दौरान पूर्वी केरल में पश्चिमी घाट के उच्च से मध्यम ढलानों में भूस्खलन की संभावना बढ़ने का संकेत मिलता है। तो ये बता रहा है कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये अत्यधिक भारी वर्षा या संवहनी वर्षा की परिस्थितियां कुछ ही समय में कुछ ही क्षेत्रों में ये कहीं न कहीं केरल के लिए भूस्खलन के लिए विनाशशीलता लेकर आ रही है। उसके पीछे जो प्राथमिक कारण दिखाई दे रहा है वो अरब सागर का गर्म होना वहां पे देखा जा रहा है। अब ये वर्षा के साथ तो है ही है, लेकिन वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां है ना, वो भी बड़ा अजीब है। मतलब वो भी एक तरह से भूस्खलन को प्रभावित। अब मैदानी इलाकों में खूब बारिश हो जाएगा तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो वहां पे परिस्थितियां भी वैसी हैं केरल की, जैसे देखिए कि अधिकांश क्षेत्र भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा पिछले वर्ष जारी भूस्खलन एटलस के अनुसार भारत के 30 सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण जिलों में से 10 केरल में थे। यानी भारत के जो 30 भूस्खलन प्रभावित जिले हैं उसमें से 10 केरल में थे और वायनाड 13वें स्थान पे था भारत के जिलों में। यानी कि 30 में से भी 10 है, लेकिन जो वायनाड है वो टॉप 13 में यानी 13वें स्थान पे है भूस्खलन के मामले में। भूस्खलन की चीज़ें हिमालय आदि चीज़ों देखी जाती थी क्योंकि नए पहाड़ थे, लेकिन केरल के भी 10 जिले प्रभावित हैं और वायनाड उसमें से देखा जाए तो काफ़ी ऊपर है। और कहा गया है कि पश्चिमी घाट और कोंकण पहाड़ियां यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया था। साथ ही में केरल में पश्चिमी घाटों में जो निवासी हैं, जो परिवार हैं, उनकी सुभेद्यता ज़्यादा है किसके भूस्खलन को लेकर, क्योंकि वहाँ जनसंख्या और घर हैबिटेट बसावट बहुत ज़्यादा है, विशेष रूप से केरल में। और स्प्रिंगर एक और अध्ययन है, उसने 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा था कि केरल में सभी भूस्खलन हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट क्षेत्र में थे और ये इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम जिलों में केंद्रित है। यानी जिन क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है वो वैसे भी भारत के अति भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में वो दर्ज किए जाते हैं। और इसके पीछे जो वजह है, जैसे केरल में जो वजह है उसके पीछे है कि केरल में जो भौगोलिक संरचना है, भूगर्भीय संरचना है, उसमें 2 विशिष्ट परतें हैं, एक नीचे के कठोर चट्टानें और ऊपर से मिट्टी की परत। अब जब ढेर सारी संवहनी वर्षा हो जाती है, जब वो वर्षा होती है तो वो मिट्टी की परत के नीचे जाके वो चट्टानों तक पहुंचती है, तो चट्टान और मिट्टी को गीला कर देती है और जिसके कारण फिर वो जो बांधे रखने की क्षमता मिट्टी की वो खत्म हो जाती है। और ऊपर से अगर और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर वो ढाल ज़्यादा है, चूँकि तेज पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र है, फिर वहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। और इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, यानी मिट्टी और ये जलवायु, वर्षा और भूस्खलन प्रवण क्षेत्र तो है ही है, एक और चीज़ें आती है जो कहीं ना कहीं वो मैन मेड आप उसको कह सकते हैं। अभी तक तो जैसे जलवायु परिवर्तन एक है, आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग मैन मेड, लेकिन वो चलो बड़े सारे लोगों द्वारा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वहाँ का भी कुछ रोल है उसको करने में। उसमें ये है कि वहाँ पे मिट्टी, चूँकि वन जो है रोके रखते हैं मिट्टी को, वनों का तेजी से कटाव हो रहा है और वहाँ पे बागानी कृषि या प्लांटेशन, खासतौर से टी प्लांट और कॉफ़ी, ये सब चीज़ें की जा रही है, जिसके कारण ये चीज़ें और भी बढ़ रही है। देखिए
केरल के कुल भूस्खलन का लगभग 59% हिस्सा बागान क्षेत्रों में है। तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। वायनाड के घटते वन क्षेत्र पर 2022 में एक अध्ययन में पता चला था कि 1950 से 2018 के बीच जिले में 62% वन गायब हो गए हैं। वायनाड जिले के 62% वन गायब हो गए हैं और बागान क्षेत्र या प्लांटेशन क्षेत्र में 18,000% की वृद्धि हुई है, यानी 180 गुना प्लांटेशन क्षेत्र बढ़ गया है और वन क्षेत्र 62% घट गया है। कभी 1950 के आसपास वायनाड का 90% हिस्सा जंगलों से प्रभावित था, तो वो उस तरह से जंगल रोके रखते थे मिट्टी को। लेकिन अब चूंकि मिट्टी की जगह वहां पे प्लांटेशन हो रहा है, वनों की जगह काट के प्लांटेशन हो रहा है, वहां की भूगर्भीय परिस्थितियां पहले से ही वैसे ही है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र ही है। और जब वहाँ पे अरब सागर में गर्म होने के कारण जब संवहनी वर्षा की परिस्थितियाँ देखी जा रही है, तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे देखी ही जाएंगी। अगर आप देखें, एक और इसने चेतावनी दी है कि माधव गाडगिल पैनल की चेतावनियाँ। 2011 में एक पैनल पैनल तो पहले ही गठित किया गया था पूरे पश्चिमी वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम को लेके। उसका नाम था माधव गाडगिल के नेतृत्व में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञता पैनल। इसने चेतावनी दी थी और उसको इसने सामने ला दिया। इस पैनल ने 2011 में केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि संपूर्ण पर्वत श्रृंखला यानी पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए तथा उनकी पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के आधार पर उन्हें पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, जोन 1, जोन 2, जोन 3। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो जोन 1 का है, यानी जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र जोन 1 है, उसमें खनन, उत्खनन यानी किसी भी तरह की कमर्शियल कार्यों को पूरी तरह से प्रतिबंध करने की सिफारिश लगाई गई थी। लेकिन इसका विरोध होना शुरू हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उस पर निर्भर होते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जैसे कई बार हम अपने नज़दीकी ज़रूरतों को देखते हैं और उसके कारण हम उसके दीर्घकालीन परिणाम, आज जिन क्षेत्रों में हुआ है, केरल के लोग कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि माधव गाडगिल पैनल को लागू करना चाहिए। लेकिन माधव गाडगिल पैनल के बाद एक कस्तूरी रंगन कमेटी आई थी, उसने फिर रोका। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोग और बहुत सारे आप कह सकते हो कि उद्योग सारे उसमें, यानी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर उनसे कहो खेती नहीं करोगे तो फिर वो उसका विरोध, और कई सारी चीज़ें सेंसिटिव होती है। इसके कारण ये 14 वर्षों से इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये कई सारे कारण इस जो वायनाड के हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा समाचार है और काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें हैं। दूसरा है, लेह में उड़ानें रद्द होने के पीछे उच्च तापमान और पतली हवा जिम्मेदार है। लेह में क्या हो रहा है कि इधर गर्मी थोड़ी बढ़ी है, 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया है, जिसके कारण वहाँ की हवा जो है, पहले से ही लेह में हवा पतली रहती है, थिनर रहती है, घनत्व तो कम रहता है हवा का, सूखी हवा रहती है ऊंचाई पे, और वो पतली हो गई है, जिसके कारण हवाई जहाज़ों के उड़ान को रद्द करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम इसको समझेंगे कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए कितना जिम्मेदार है, और उसको लेकर हमें आगे क्या तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो टॉपिक है ये आपके साइंस का, खासतौर से बर्नौली प्रमेय या साइंस ही मान लो, साइंस का और जलवायु यानी पर्यावरण का, दोनों के फ्यूजन को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। लेह लद्दाख में दिन के समय तापमान में वृद्धि के कारण रविवार और सोमवार, यहाँ तक कि कल भी ये स्थिति थी, आज भी यहाँ पे उड़ानें रद्द कर दी पड़ी, क्योंकि 28 जुलाई को 33.5 डिग्री और सोमवार को जो है 31.8 डिग्री। तो ये इतना तक टेम्परेचर जब बढ़ गया है, जिसके कारण अगर उड़ानों को रद्द किया गया, इसके पीछे जो टेक्निकल रीज़न बताया गया है कि हवा पतली हो गई है, जिसके कारण टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ज़रा सा समझते हैं कि सबसे पहले कि विमान में उड़ान की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे विमान उड़ते हैं। देखिए, जो विमान उड़ते हैं उसमें जो उनके पंख होती है ना, उनके डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके डिज़ाइन, जो पंख का ऊपरी हिस्सा होता है थोड़ा घुमावदार होता है और निचली हिस्सा से की अपेक्षा, ऐसे में जब हवाई जहाज़ चलते हैं तेज़ी से, तो जो ऊपर की हवा होती है उसको ज़्यादा दूरी तय करना, वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है, नीचे की हवा उतनी तेज़ी से, मतलब उसकी अपेक्षा ऊपर वाला ज़्यादा तेज़ी से चलता है। और जब ज़्यादा तेज़ी से कोई लिक्विड फ्लो करता है तो बर्नौली के नियम के अनुसार वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है
और नीचे जो कि उससे थोड़ा सा रहता है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिससे हवा को लिफ्ट जो है विमान को टेक ऑफ करने के लिए लिफ्ट मिलता है ऊपर उड़ने को लेकर। अब ऐसे में ये प्रक्रियाएं होती हैं, यानी तेज गति से चलने वाली हवा, ऊपर वाले पंख पे ज़्यादा तेजी से हवा निकलती है जिससे लो प्रेशर होता है नीचे। उसके पीछे वजह जो होती है ना, उसमें जो कण होते हैं वही दबाव देते हैं जिसके कारण विमान को ऊपर उठाते हैं। अब हवा ही, यानी देखिए उच्च तापमान और पतली हवा विमान की उड़ान को कैसे प्रभावित करता है। हवा ही टेक करता है, उठाता है, उठाने का काम करता है। जब हवा ही पतला हो जाए, यानी हवा जब पतला हो जाए, क्यों पतला हो जाए, एक तो ऊंचाई पर पतला होता है, दूसरे गर्मी के कारण आपको पता होगा जब चीज़ों गैसों को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, उसका वो चीज़ें बढ़ता है और उसके जो अणु होते हैं वो जो पास रहते हैं थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण जो वो टेक ऑफ करने के लिए जो लिफ्ट बल देते थे अब वो कम होने लगता है। जिसके कारण जब ये सब चीज़ें कम होने लगती है तो विमान के पंखों के नीचे कम अणु उपलब्ध होते हैं जो विमान को आकाश में धकेलने के लिए पर्याप्त लिफ्ट बनाते हैं। और ये चीज़ें अध्ययन में भी आई है। देखिए, ये तो हम सब कह ही सकते हैं, इतना तो बर्नौली प्रमेय से सीखे ही हैं, लेकिन अध्ययन भी हुआ है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ रीड यूके के एक वायुमंडलीय विज्ञान के प्रोफेसर के ने अध्ययन किया कि 2023 में उन्होंने बताया था कि तापमान में हर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ विमान को आमतौर पर 1% कम लिफ्ट मिलती है। यानी कि अगर 20 डिग्री का टेम्परेचर है और 40 डिग्री का टेम्परेचर है तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे जितना लिफ्ट मिलेगा, जब 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो इस तरह से देखिए कितना बढ़ गया, 7 यानी 6-7% उसको लिफ्ट कम मिलेगा। जब विमान को लिफ्ट कम मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो कम वजन ले जा सकता है, उसको और ज़्यादा दूर तक उसको ट्रेवल करना पड़ेगा उड़ने के लिए। तो ये बात आई है। देखिए पतली, और दूसरी बात कि पतली हवा होती है तो उसके कारण विमान का इंजन भी प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो विमान का इंजन होता है, रॉकेट का इंजन छोड़ो, जो विमान का इंजन होता है, जो उसकी प्रोपल्सन सिस्टम होती है, उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो हवा से ही मिलती है। और जब हवा पतली हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है, जिसके कारण उसके इंजन का प्रभावशीलता कम हो जाती है, उसका थ्रस्ट बल कम हो जाता है, जिससे विमान की प्रभावशीलता और कम हो जाती है। इन सब के प्रभाव स्वरूप जो है उच्च तापमान का मतलब होता है कि विमानों को उड़ान भरने के लिए लंबे रनवे चाहिए और अधिक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होगी। और इसमें देखिए ये और अध्ययन है जिसने उन्होंने कहा था कि 1 डिग्री सेल्सियस कम होती है। उन्हीं का कहना है कि किसी विमान को 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर 6500 फीट रनवे की आवश्यकता होती है तो उसे 40 डिग्री सेल्सियस पर 8200 फीट रनवे की आवश्यकता होगी। और अगर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये चीज़ें असंभव हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो इतनी हीट वेव चली, 48-50 डिग्री टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं आया। पड़ा होगा, लेकिन सोचिए कि यहाँ पे हवा ऑलरेडी भारी है और यहाँ से आप तुलना लेह में करेंगे, जहाँ पे अधिक ऊंचाई है वहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है कि हवा वैसे भी पतली होती है, वैसे भी वहाँ पे रनवे और टेक ऑफ कम चाहिए होता है। लेकिन अगर उसमें और भी पतला हो गया तब तो समझ लो कि वहाँ पे उड़ान भरना असंभव ही हो जाता है। और सिर्फ उड़ान भरना ही नहीं, लैंडिंग भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लैंडिंग करने के पहले विमान को स्पीड को कम करने के लिए वो ऐसे पंख खोल के पीछे हवा को रोकने का काम करती है, हवा से वो ड्रैग लेती है। लेकिन जब वो भी कम हो जाता है, जब हवा पतली हो जाती है तो उसमें भी नहीं मिलता। तो यानी टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों के लिए ज़्यादा रनवे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, खास तौर से लेह जैसे या उच्च ऊंचाई वाले हवाई अड्डों में। अब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की इनकी क्या भूमिका है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि इसमें साइंस भी देखेंगे और वार्मिंग भी देखेंगे, यानी पर्यावरण भी आप देखेंगे। तो देखिए, विमानों के उड़ान भरने और उतरने को प्रभावित करने वाली अत्यधिक गर्मी ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने लेख लिखा क्यों कह रहा है, क्योंकि 1880 के बाद से वैश्विक तापमान में कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और भारत में ही 1900 के स्तर में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अध्ययन हुए हैं, कई सारे अध्ययन हुए हैं, इसमें आप लोग पढ़िएगा। जैसे एक 2020 का एक अध्ययन था ग्रीक में, यानी यूनान में हवाई अड्डों को लेकर कि एक पर्टिकुलर विमान को क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें देखा गया
कि 70 के दशक से हर दशक में 0.75 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ एयरबस A32 के लिए अधिकतम टेक ऑफ वजन 127 किलोग्राम कम हो गया। यानी एक आदमी और उसके सूटकेस आदि के वजन के बराबर वजन हर 0.75 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के कारण वो कम हो जाता है। ये अध्ययन में किया गया। इसी तरह के और एक आया कि ये और खराब होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो 91 से 2000 की तुलना में 2070 से 80 के बीच में ये औसतन 6% और दूरी बढ़ जाएगी हवाई अड्डों की। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना है कि भाई हवाई जहाज़ों को ठंडे मौसम के दौरान उड़ाओ और रनवे की क्या करो, लंबाई बढ़ाओ। यही चीज़ें हो सकती है। इसके सिवा तो जो कुछ हो सकता है वो तो बहुत दीर्घकालीन है कि जलवायु परिवर्तन को कम करना इतना आसान नहीं है। तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। तीसरा है, महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के रियासी यानी जम्मू संभाग के रियासी में, जहाँ पे अभी जो आतंकवादी घटनाएं कई सारी हुई थी, वहाँ पे पिछले साल एक सुखद न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे तकरीबन 5.9 मिलियन टन के हमारे पास 5.9 मिलियन टन के जो है लिथियम ओर मिले थे। भारत ने खुशियां मनाई थी। उसको लेकर हमने निविदा प्रक्रिया भी लगाई। 2 बार के बाद भी निविदा प्रक्रिया को यानी जो बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल कर देना पड़ा, क्योंकि कोई हमारे लिए निवेशक वहाँ पे नहीं मिला। तो इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है जम्मू कश्मीर को लेकर। अभी यहाँ पे जेम्स बॉन्ड नहीं बनेंगे कि उसके पीछे आतंकवाद और उस तरह के कारणों। इसमें हम जो तकनीकी कारण जो निवेशक बता रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मामला क्या है तो देखिए, निवेशकों की कमजोर प्रतिक्रिया के बाद खनन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम ब्लॉक की नीलामी को दूसरी बार रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और ये तब हो रहा है जब पिछले साल 5.9 मिलियन टन लिथियम अयस्क के अनुमानित भंडार की खोज की घोषणा की गई थी, जिसे दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जा रहा है। और इसके बावजूद, इतने बड़े भंडार वहाँ मिलने के बावजूद भी जब उसको नीलामी के लिए वहाँ पे बिडिंग की गई है, तो उस बिडिंग को लिए हमारे पास बिडर ही नहीं मिले हैं कि उसको नीलामी में भाग लिया जाए। तो नीलामी क्यों रद्द की गई? पहली नीलामी 13 मार्च को रद्द कर दी गई, क्योंकि पहले दौर में जो कम से कम एक व्यवस्था थी कि 3 बिडर चाहिए थे, वो नहीं मिले। फिर तुरंत ही उसको संशोधित करके कि ठीक है, कम से कम 3 वाले भी टेक्निकल छोड़ के की गई, उसके बावजूद भी नहीं मिले और इसे रद्द करना पड़ा। जब इस पे सरकार खान मंत्रालय से पूछा गया तो उसने कहा कि देश में पहली बार महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर नीलामी प्रक्रिया की गई है, इसलिए संभवतः उसमें मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि फिर से सर्वे करने की जरूरत अगर होगी तो मंत्रालय वो भी करेगा, क्योंकि कई सारे इसको लेकर नीलामी प्रक्रिया को लेकर प्रश्न उठे थे। वो प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर निवेशक ने अब तक इससे दूरी क्यों बनाए रखी। देखिए, विशेषज्ञ बताते हैं कि रियासी में पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो हार्ड रॉक पेगामाइट जमाव में है। इसमें से लिथियम निकालने और प्रसंस्करण में कठिनाई आती है। एक तो ये चीजें हैं। दूसरा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन ठीक है, एक ये चीज है। दूसरा है कि निविदा दस्तावेजों में इस्तेमाल किए जाने वाले अविकसित खनिज रिपोर्टिंग मानक थे। यानी उसमें जो बताया गया था खनिज रिपोर्ट के बारे में, वो मानक उसके अविकसित है। यानी कहीं ना कहीं जो उस खनिज को लेकर रिपोर्टिंग की गई थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। और एक जब इनसे निवेशकों ने देखिए, जब पहली नीलामी बोली थी तो बोलीदाताओं को कई शिकायतें थी। बोली दस्तावेज में ब्लॉक के बारे में, यानी जहां जिस एरिया को नीलाम करना था उसमें सीमित जानकारी होने से लेकर आधुनिक खनिज प्रणाली आधारित उपकरणों को लागू करने के लिए ब्लॉक बहुत छोटा था। यानी छोटे छोटे ब्लॉक देने की बात की गई थी, जिससे वायबिलिटी नहीं आती अगर वो लोग नीलामी, मान चलो 10 ब्लॉक आपने दे दिया या 4 ब्लॉक दे दिया छोटे छोटे, अब कोई वहां पे लगा रहा है, उसको एक ब्लॉक मिल गया, किसी को दूसरा ब्लॉक मिल गया, अब उसमें लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स की जो खनिज होती है ना, उस पर ज़्यादातर चीन की बादशाहत है। उसके एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी से लेकर सब कुछ चीन की बादशाहत है। और ऐसे में
जो बेचारे करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको छोटे छोटे ब्लॉक देंगे तो उनके लिए कमर्शियल वाइबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई खनन करने जाएगा तो उसको लाभ होना चाहिए, ये प्राइमरी होगा, तभी वो वहाँ पे जाएगा। कोई भी निवेशक कहीं पे अगर उसको लाभ नहीं होगा तो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा। साथ ही एक प्रश्न भी पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर में पहचाने गए संसाधनों में लिथियम निकालने और प्रसंस्करण की व्यवहार्यता वायबिलिटी का आकलन किया गया था, ताकि वो लोगों के लिए यानी इकोनॉमिक वाइबल हो। यानी सर्वे तो कर लिया है कि इतना मिलियन टन है, वहाँ पे 59 लाख टन है, लेकिन उसमें कितना कमर्शियल वाइबल है उसको लेकर अध्ययन जब पूछा गया तो इसका जवाब नहीं में था। यानी कहीं ना कहीं हमारे सर्वे प्रणाली में, क्रिटिकल मिनरल की रिपोर्टिंग में हमारे सर्वे प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। देखिए, विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में अभी जो संसाधन वर्गीकरण नियम है वो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण फॉर रिसोर्सेज पर आधारित है। इसमें खनिज ब्लॉकों के खनन की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने पर जानकारी नहीं है। हमने ये देखा कि वहां पे इतना मिलियन टन लिथियम है, बस इतना ही उससे हो गया, पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि वहां पे लिथियम निकालना आर्थिक रूप से व्यवहार है भी या नहीं है, कितना खर्च आएगा, कितना क्या आएगा, ये चीजें उसमें शामिल नहीं है। जबकि लिथियम खनन की आर्थिक व्यवहार्यता पर अस्पष्टता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि निष्कर्षण प्रक्रिया महंगी है और पिछले कुछ महीनों में इसकी लिथियम की दाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रहे हैं। ऐसे में जो उत्खनन करता है वो महंगा निवेश करके वो चाहेगा कि उसे लाभ मिले, तो आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में, दुनिया भर में अधिकांश खनन कंपनियां और नियामक निकाय इसके जगह एक खनिज भंडारण अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक CRIRCSO करके है, इस पर आधारित करती है, जिसके लिए उच्च वैज्ञानिक विश्वास के साथ साथ आर्थिक रूप से व्यवहार भंडार के बारे में भी अध्ययन उसमें प्रकाशित किया जाता है। ऐसे में खनन विशेषज्ञों का कहना है कि लिथियम क्षेत्र में निजी निवेशक को आकर्षित करने के लिए भारत को इस संरेखित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ अपने को जुड़ा करना पड़ेगा। और उन, देखिए, खनन मंत्रालय कह रहा है ना कि सर्वेक्षण कराने की जरूरत होगी तो करेंगे, तो सिर्फ खनिज के पता नहीं, उनका आर्थिक व्यवहार्यता कितनी है इसके बारे में भी सूचनाएं होनी चाहिए, तभी हम लिथियम या क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़िएगा, तीनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स भी बना लीजिएगा। कोई प्रश्न रहे तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।